क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अपने चैप्टर चल रहा था केंद्र सरकार को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना टॉपिक रहेगा कि संसद के कार्य तथा शक्तियाँ। सर्वप्रथम विधेयी शक्तियाँ। संसद को संघीय सूची में और संवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। कौन कौन सी सूची में? संघीय सूची में और संवर्ती सूची में। आइए हम जानते हैं कि सूचियाँ क्या होती है और कितनी होती है। सूचियाँ। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियाँ रखी गई है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों के बंटवारे हेतु कितनी सूचियाँ रखी गई है? 3 सूचियाँ। सर्वप्रथम संघ सूची जिसमें 100 विषय सम्मिलित है। 2 नंबर राज्य सूची जिसमें 61 विषय शामिल है। फिर है संवर्ती सूची जिसमें 52 52 विषय सम्मिलित है। संघ सूची में कानून बनाने का कार्य देश की संसद करती है। देश की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्य सूची में कानून का निर्माण किसी भी राज्य की विधानमंडल द्वारा किया जाता है। विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनती है। फिर है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में देश की संसद और किसी राज्य की विधानमंडल द्वारा सम्मिलित रूप से कानून बनाए जाते हैं। एक बार फिर, संघ सूची में कानून कौन बनाएगी? देश की संसद। और राज्य सूची में कानून कौन बनाएगी? किसी भी राज्य की विधानमंडल द्वारा राज्य सूची में कानून बनाए जाते हैं। और संवर्ती सूची में देश की संसद और किसी भी राज्य की विधानमंडल दोनों को मिलकर कानून बनाते हैं, संयुक्त रूप से कानून बनते हैं, वो संवर्ती सूची के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। 2 नंबर है संविधान में संशोधन की शक्ति। किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को संशोधन कहते हैं। और संशोधन का सीधा मतलब हम ये भी जान सकते हैं कि फेर बदल। अब किसी विधेयक क्या होता है, तो इस विधेयक को जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि देश में अपने कानून कैसे बनाए जाते हैं या देश में कानून बनने की प्रक्रिया क्या है। अभी इसको समझेंगे। देश में कानून निर्माण की प्रक्रिया संसद द्वारा कैसे कानून बनाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विधेयक किसे कहते हैं ये जानने की जरूरी है। विधेयक कानून बनने से पहले इसका एक प्रारूप लाया जाता है, उसे विधेयक कहते हैं। तो कानून बनने से पहले एक प्रारूप लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। वैसे विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है और एक वित्त विधेयक भी होता है। हमें 2 विधेयकों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी विधेयक का मतलब सीधी भाषा में समझाऊँ तो कानून बनने से पहले सीधा सिंपल सा एक प्रारूप लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? वैसे 3 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक भी होता है। हम 2 विधेयकों के बारे में चर्चा करेंगे। साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहले मान लो साधारण विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया, तो राज्यसभा द्वारा साधारण विधेयक को सर्वसम्मति से हस्ताक्षर कर उस विधेयक को पास करके कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा में। तो राज्यसभा से की सर्वसम्मति से उस विधेयक को कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा में। और लोकसभा की सर्वसम्मति से अगर ये विधेयक पास हो गया तो उसको अंतिम रूप में हस्ताक्षर के लिए किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साधारण विधेयक दोनों में सदनों में से किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। मान लो पहले साधारण विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया तो लोकसभा में की सर्वसम्मति से कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा के सर्वसम्मति से उसको किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। जैसे ही उस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तो जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वे किसका रूप धारण कर लेगा? कानून का रूप धारण कर लेगा। ये हम किसकी बात कर रहे थे? साधारण विधेयक की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं धन विधेयक की। धन विधेयक को सबसे पहले अनिवार्य रूप से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ये बताता है ये धन विधेयक है या नहीं है। तो सबसे पहले धन विधेयक को किस में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा की सर्वसम्मति से इसको किस में भेजा जाता है? राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा में
इसके किसी भी प्रकार के कोई संशोधन की प्रक्रिया या संशोधन करने की कोई भी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। लोकसभा द्वारा सबसे पहले धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा कि जवाब देते हैं इस विधेयक का नहीं देते, उसके लिए 14 दिन का समय होता है। कितने दिन का समय होता है? 14 दिन का समय होता है। 14 दिन के समय के भीतर अगर राज्यसभा वापस उस विधेयक को लोकसभा में भेजता है तो ठीक है, नहीं तो वह विधेयक स्वतः ही राज्यसभा की तरफ से पारित माना जाता है और उसे राष्ट्रपति के पास अंतिम हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है तो वह एक कानून का रूप धारण कर लेता है। तो सिंपल सी बात है दोनों विधेयकों के बारे में, साधारण विधेयक और धन विधेयक। इसका मतलब हम कह सकते हैं धन विधेयक में पूरी की पूरी प्रस्तुत करने की पूरी शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। लेकिन साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने की शक्ति दोनों के पास बराबर रूप से होती है। तो संविधान संशोधन की शक्ति में हमने क्या पढ़ा? किसी विधेयक, तो किसी विधेयक या प्रारूप में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संशोधन। संशोधन का सीधा मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि फेरबदल करना। फिर है वित्तीय शक्तियाँ। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट जब तक संसद से स्वीकार न कर लिया जाए तो उस समय तक वह आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। तो प्रतिवर्ष जो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट होता है, मैंने अभी आपको कौन कौन सी विधेयक बताए? सबसे पहले साधारण विधेयक बताया, फिर 2 नंबर मैंने कौन सा विधेयक बताया? धन विधेयक बताया और 3 नंबर वित्त विधेयक बताया। तो वित्त विधेयक, ये वित्त मंत्री द्वारा कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? वित्त विधेयक प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर है प्रशासनिक शक्तियाँ। संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल अपने पद पर उसी समय तक रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिमंडल अपने पद पर किस समय तक रह सकता है? जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास, यानी मंत्रिमंडल को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना अति आवश्यक है। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। संसद के दोनों सदन, कौन कौन से सदन? लोकसभा और राज्यसभा कि निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में कैसे होते हैं? एक निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होते हैं। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545 होती है और उसमें से निर्वाचित कितने होते हैं? 543। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं, जो आंग्ल भारतीय जो सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245। 245 में से 233 सदस्य होते हैं। 233 सदस्य को 233 जो सदस्य होते हैं, जो 233 सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। किसमें? राज्यसभा में। और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। जो मान लो 543 प्लस 233 सदस्य मिलकर किसका निर्वाचन करते हैं? उपराष्ट्रपति का। विविध शक्तियाँ। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति अगर संविधान के किसी भी कानून का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करता है, किसी भी कानून का संविधान के उल्लंघन करता है, तो संसद के दोनों सदनों में से मान लो पहले किसी सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और पहले जैसे मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ तो उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरे सदन के भी 2/3 यानी 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उससे पद से हटाया जा सकता है या उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जा सकती है। इसके नीचे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, आपको विशेष ध्यान देना है। सरकार किसे कहते हैं? सरकार के कितने अंग हैं? नाम लिखिए। भारतीय संसद
के कितने अंग है नाम लिखिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने फेयर कॉपी में आप सबको करने हैं। जय हिंद।